जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन है। इसमें बता दें दोस्तों, यह क्वेश्चन बैंक है और क्वेश्चन बैंक में आपको टोटल 33 सेट्स मिलने वाले हैं फुल डिस्कशन के साथ। इसमें बता दें आपको कि 12 सेट्स जो है दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर 2025 वाले रहेंगे, 18 जो रहेंगे सॉल्व पेपर रहेंगे आपके 2024 वाली, और 3 सेट्स रहेंगे 2022 और 2023 वाली। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए कंटेंट में जैसे आपको बता दें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करने वाले क्वेश्चन बैंक में कि सेट नंबर 1 जो बिहार डीएलएड एग्जाम लिया हुआ है कब, तो 18/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में लिया है ना। चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन बैंक में। देखिए आ चुके हैं हम लोग। सेट नंबर 1 जो आपका लिया गया है कब, 18/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। पहला जो सेक्शन आता है हम लोग का, ये है दोस्तों जनरल हिंदी का। आइए जनरल हिंदी में देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो देखिए पार्ट 1 जनरल हिंदी क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला बताइएगा आंसर कमेंट में कि निश्चल शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइए क्या होगा निश्चल शब्द का संधि विच्छेद। तो निश्चल में आप देखेंगे तो निश्चल में कौन सा संधि है दोस्तों, विसर्ग संधि है। तो क्या होना चाहिए, निहजोर छल होना चाहिए ना, निहजोर छल। ऑप्शन नंबर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट बताइएगा। देखिए वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े में कौन सा अलंकार है बताना आपको, कौन सा अलंकार है इसमें, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। आंसर आप बता देंगे इसमें कौन सी है। जहाँ पे आपको बता दें उपमेय तथा उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, वहां पे आप बताएंगे रूपक अलंकार होता है ना। आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होंगे आपके। देखिएगा कह रहा है पुस्तकालय में कौन सा समास है। बताइए पुस्तकालय में कौन सा समास है, पुस्तकालय में कौन सा समास है। इसको हम लोग यदि पुस्तकालय को संधि विच्छेद करेंगे तो पुस्तक जो आलय होगा, इसमें कौन से पूर्व आ जाएगी, तत्पुरुष समास। कौन सा आ जाएगा, तत्पुरुष समास आएगा, है ना। तत्पुरुष समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और वही यदि पूछा जाए कि द्वंद्व समास के बारे में, तो द्वंद्व समास बता दे दोस्तों। जैसे यहाँ पे द्विगु समास दिया है और द्वंद्व समास, तो द्विगु समास और द्वंद्व समास में अंतर जो होता है, इसमें द्वंद्व समास पहले समझते हैं हम लोग कि जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान, तथा विग्रह करने पर उनके जो तथा या अथवा एवं और का प्रयोग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, है ना। और द्विगु के लिए क्या है, अतिरिक्त द्विगु के लिए जानेंगे हम लोग, जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे हम लोग कहते हैं द्विगु समास, है ना। देखेंगे आगे कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। बताइए कौन सा अशुद्ध है इसमें। तो देखेंगे कि बिना पैसे की किसी भी आदमी का सम्मान नहीं मिलता है, में कोई एरर मिला था क्या। आगे देखेंगे कह रहा है कि आज बजट पर बहस होगी, आज बजट पर बहस होगी, ये भी ठीक है। घर पर सब कुशल है। आगे देखते हैं किसान ने खेत में बीज बोया। आपको क्या लगा इसमें अशुद्ध दोस्तों, तो अशुद्ध आपको हम बता दें कि घर पर सब कुशल है, यह क्या है वाक्य, अशुद्ध है। क्यों है, तो इसमें बता दें शुद्ध होना क्या चाहिए था कि घर पर नहीं घर में सब कुशल है ना। पर नहीं होगा यहाँ पे, घर में कुशल है, तो इस कारण ऑप्शन नंबर हम लोग का करेक्ट सी बन गया। देखिए कह रहा है क्या कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पे बताना है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पे आप बता देंगे वाक्य के 8 भेद होते हैं, है ना। वो 8 भेद कौन कौन होते हैं, तो विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। देखेंगे फिर इसमें आगे हम लोग का अशुद्ध चुनने के लिए, बताइए कौन सा इसमें अशुद्ध है। तो कह रहा है यह हमारा घर है, ये तो ठीक है आपका। हाथी बहुत मोटी है। आगे कह रहा है कि गोपाल ने नया कपड़ा खरीदा है, ये भी ठीक है। राजू की माँ बहुत दुखी है। राजू की माँ क्या है, बहुत दुखी है। देखिए यहाँ पे जो है ना, हाथी बहुत मोटी है, हाथी जो यूज हुआ है दोस्तों, ये बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। हाथी तो पुल्लिंग है यहाँ पे, लेकिन ये तो स्त्रीलिंग के लिए यूज किया है, मोटी है। तो यहाँ पे जो है ये गलत हो गया हम लोग का, है ना।
तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा? बी, क्योंकि हमें अशुद्ध ही तो खोजना है, अशुद्ध मतलब गलत, तो राइट आंसर बी हो गया। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का गुण नहीं है? कौन सा काव्य का गुण नहीं? तो अब बता देंगे, प्रसाद गुण तो है, ओज गुण भी है, मर्धायु गुण भी है, लेकिन छंद नहीं है। तो आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है माया महाठगनी हम जानो में कौन सा अलंकार है? माया महाठगनी हम जानो, इसमें अलंकार आपको बताना है। बताएंगे कौन सी अलंकार है? तो इसमें अलंकार जानने से पहले आप जानेंगे कि जैसे कि ये ना तो इसमें यमक है, उपमा भी नहीं, अनुप्रास भी नहीं है, तो बच क्या गया? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार यहाँ पे आंसर आपके डी हो जाएंगे। देखिए जहाँ पे कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग निकले, तब हम लोग कहेंगे क्या? इसमें श्लेष अलंकार है। यहाँ पे जैसे देखेंगे कि माया, माया है ना, माया का अर्थ क्या है? पैसा तथा मीठा बोलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा। मोहन ने कहा कि मैं खेलूंगा, उक्त वाक्य में आपको कर्ता बताना है। कौन है कर्ता? तो सीधे से ये खेलने का काम कौन करेगा? मोहन करेगा, तो आंसर हम लोग का ये करेक्ट होगा। काम का न काज का दुश्मन अनाज का, लोकतियों का अर्थ आपको बताना है। लोकतिया का अर्थ क्या होगा? का अर्थ होगा कामकाजी व्यक्ति, बिल्कुल नहीं। खूब काम करना, नहीं। दूसरे पर बोझ बनकर रहना, एकदम बिल्कुल सही है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अलंकार के कितने भेद होते हैं ये आपको बताने हैं। अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो अलंकार के भेद आप बता पाएंगे, तीन होते हैं। और वो तीन कौन कौन होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। दक्षिण उत्तर से दक्षिण तक लंबा रास्ता जाता है। काले शब्द यहाँ पे काले लिख दिया, लाल लिखना चाहिए था। ये जो लाल शब्द है दोस्तों, कौन सा पदबंध है ये आपको बता देना है। कौन सा पदबंध है तो आप बता देंगे विशेषण है, बिल्कुल नहीं। विशेषण के साथ भी और कुछ है, इसमें क्रिया तो होगा ही नहीं, संज्ञा नहीं है, तो ये क्रिया विशेषण पदबंध है। आंसर हम लोग का होगा क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। उत्तर से दक्षिण तक स्थानवाचक ये विशेषण होने के कारण जो है यह विशेषण पदबंध आता है ना। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पंचमढ़ी में कौन सा समास है? बताएंगे। देख रहे हैं यहाँ पे पंचमढ़ी क्या आ गया है दोस्तों? तो आप बता देंगे पहले संख्या आ गया है, तो ये कौन सा समास चल जाएगा बताइए? द्विगु समास। आप बताए थे ना, अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग। तो आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा, द्विगु समास। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, अब हमें ढूंढना है कि शुद्ध कौन सा वाक्य है, कौन सा इसमें सही है, बताइएगा। कह रहा नदियां बह रही है, बिल्कुल सही, पहला ही हम लोग का मिल गया, नदियां बह रही है। तारा निकल आए, नहीं, तारे निकल आए ऐसे होना चाहिए था। माली ने सब पेड़ काट डाला, नहीं, माली ने सभी पेड़ काट डाले ये होना चाहिए था, है ना। अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकता है, बोल सकता है कि बोल सकते हैं, है ना। तो इस कारण ये अभी हम लोग का गलत है, ऑप्शन नंबर एक सही है। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, बताइए। ठंडा पानी पीना, असंतुष्ट होना, ठंडा मलाई खाना, संतोष होना। आंसर डी करेक्ट आप बताइएगा। आपको बताना है कि इनमें कृत्यवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा है? कौन सा है कृत्यवाच्य से संबंधित? तो आप बता देंगे कृत्यवाच्य से संबंधित जो है, कुदाल से मिट्टी उठाई जा रही है। दूसरा क्या है? वृद्ध से बैठा नहीं गया, भारत ने एक नया उपग्रह खोजा, पुस्तक पढ़ी जाती है। हमें क्या खोजना है? कृत्यवाच्य से संबंधित। तो कृत्यवाच्य का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है, जिसमें क्या हो, कर्ता क्या हो, प्रधान हो दोस्तों, है ना। तो इसमें आप देख पाएंगे कि भारत ने एक नया उपग्रह खोजा है। किसने खोजा है? तो भारत ने खोजा है ना। तो यहाँ पे कर्ता हमारा सीधे से प्रधान दिख रहा है, इस कारण ऑप्शन नंबर हम लोग का सी हो जाएगा। छंद शास्त्र में तीन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहते हैं हम लोग? तो आंसर बताइएगा। इसे कहते हैं गण।
क्या कहते हैं दोस्तों? गण कहते हैं। आंसर बी करेक्ट होंगे। देखिएगा, वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है? वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी परिभाषा है बताएंगे? तो यह बताइएगा आचार्य विश्वनाथ जी की है। आचार्य विश्वनाथ जी की। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। बैन सुनैया तब ते मधुर तब ते सुनत न बैर, इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक मधुर, यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट बोल रहा है। सीधे से ये क्या किया जा रहा है? इसका विरोध किया जा रहा है। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा, विरोधाभास। देखिए, कह रहा है क्या? मानो माई धन धन अंतर दामिनी, धन दामिनी दामिनी धन अंतर शोभित हरिब्रज भामिनी, इस पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार है बताने हैं। कौन सा इसमें अलंकार है? तो देखिए, इसमें अलंकार जो आप बता देंगे, मानो मनहु जानो जनहु, जहां पे आ जाए सीधे हम लोग कहाँ पे जाते हैं दोस्तों? तो वो जाते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए, यहाँ पे मानो पहले ही आ चुका है ना। देखेंगे, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। कौन आता है बताइएगा? तो आंसर बता देंगे, अभिधा आता है। कौन आता है दोस्तों? अभिधा आता है। वैसे तीन होते हैं, कौन कौन? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना आते हैं। तो इसमें दिया हुआ अभिधा, आंसर डी करेक्ट होगा। माया दीप नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवय पड़त में अलंकार आपको बताना है, कौन सी अलंकार है? माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवय पड़त में अलंकार जो आप देखेंगे दोस्तों, में अलंकार आ जाएंगे आपके रूपक अलंकार, है ना। रूपक अलंकार जहाँ पे उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहां पे हम लोग रूपक अलंकार का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, कह रहा है कि नयन में कौन सी संधि है? नयन में संधि आपको बताना है, कौन सा है? नयन में संधि जो है जाएगा दोस्तों, आपको बता दे कि इसमें हो जाएंगे अयादि स्वर संधि। कौन से हो जाएंगे? अयादि स्वर संधि होगा दोस्तों, है ना। राइट आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखिए, अयादि संधि एक प्रकार का क्या है? स्वर संधि है। जैसे कि ए हो गया ना, ए, है ना, ओ, औ, है ना। इसके साथ अन्य स्वर हो तो ए का अय हो जाता है। जैसे इसका जो है ना, क्या हो जाएगा? इसका अय हो जाता है ना। और ए का क्या हो जाता है? तो ए का आय हो जाता है। देखिए, नेक्स्ट है हम लोग का क्या? वंशत्य क्या है? वंशत्य क्या है बताएंगे? तो वंशत्य जो है वर्णिक छंद है। वंशत्य क्या है? वर्णिक छंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इनमें कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें अलंकार आपको ढूंढना है। बताएंगे कौन सी अलंकार है? इसमें बताएंगे अनुप्रास अलंकार। रिपीट हुआ एक ही वर्ड, मधुर मधुर, है ना। और इसमें एक ये जो सिंबल है बीच में आप देख पा रहे हैं, इस कारण ये कौन सी अलंकार होगी? अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखेंगे, अलंकार का वह प्रकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है वो? वह कहलाता है प्रतीप। क्या कहलाता है? प्रतीप। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। थोड़ी चीनी चाय में डाल दीजिए, किस विशेषण का उदाहरण है? किस विशेषण का उदाहरण है? तो आंसर बताएंगे, थोड़ी चीनी, एक मात्रा डालना है ना, तो मात्रा किस में आ जाएगा? परिणाम वाचक विशेषण में। आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है हम लोग का कि पद क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य सही है? तो आप देखेंगे, यह असली गाय का दूध है, पानी से भरा एक गिलास लाओ, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, अपने परदेश से आए मित्र को पत्र लिखो। हमें ढूंढना है शुद्ध वाक्य। ये सब तो गलत ही दिख रहा है हम लोग को। यह असली गाय का दूध है, तो ये भी गलत हो गया। शुद्ध क्या आ गया? पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये हम लोग का करेक्ट आ गया। बी राइट आंसर होगा। शब्दों में विद्यमान अर्थ का ज्ञान कराने वाला बौद्धिक व्यापार कहलाता है। वह कहलाता है शब्द शक्ति।
क्या कहलाता है? शब्द शक्ति कहलाता है। देखिए ये एक क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे आपके, है ना? मनुष्य का एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसका धर्म है कि स्वयं जिए, दूसरे को जीने दे। वो अपने सुख दुख के साथ और दूसरे के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित के बारे में सोचे। अपने स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से, तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित है। किसी भी संकट से बचना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी को, निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत ही आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पे कुआं खुदवाए, तालाब आदि खुदवाकर जो है जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। आपको बताना है सुख दुख में कौन सा समास है। देखिए कभी कभी होता है दोस्तों कि ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप जो है कि क्वेश्चन को लास्ट में देख लीजिएगा, है ना? लास्ट में देखने से ये हो जाएगा कि आपका टाइम बच जाएगा। देखेंगे कि यहाँ पे दिया सुख दुख में बस समास हमसे पूछा, वही यदि इससे रिलेटेड कुछ पूछता तब तो हम हमें ये पढ़ने की जरूरत होती। इसमें तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो हमारा ये टाइम किल हुआ। तो इस कारण सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। जब ये बड़ी वाली क्वेश्चन आएगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे पहले क्वेश्चन आपकी क्या है, उसके बाद ही ये पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यदि देखेंगे कि इससे रिलेटेड है तो पढ़िएगा, नहीं रिलेटेड है सीधे पूछेगा विलोम समास, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप बता पाएंगे यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के। तो आइए हम लोग देखते हैं सुख दुख में समास कौन है, कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों। तो सुख दुख में हो जाएगा आपका, देख रहे हैं दोनों एक वियोजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है, तो इसमें समास जो आ जाएंगे आपके कौन आ जाएंगे, द्वंद्व समास आएंगे ना। ऑप्शन नंबर बी। द्विगु क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें संख्या आ जाता है। आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है हम लोग का पार्ट नंबर 2, जनरल इंग्लिश है। देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द डैश इन अ सेंटेंस। पर्पस बताना है किस चीज का, डैश का क्या होता है एक सेंटेंस में, है ना? बताइएगा क्या है पर्पस इसका। या टू इन द सेंटेंस, दूसरा कह रहा है टू impress a strong feeling, to sum up several things or facts, to separate items in a list। क्या होना चाहिए बोलिए। तो आप बताएंगे कि ये इन तो करता नहीं है, डैश डैश यही ना होता है, डैश यही नहीं करता है, बिल्कुल नहीं। क्या इम्प्रेजिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है, बिल्कुल नहीं। ये सम अप सेवरल थिंग्स और फैक्ट्स, कोई फैक्ट्स को जोड़ने वगैरह के लिए काम करता है, तो हाँ बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। कि बातों या फिर तथ्यों के सारांश को प्रस्तुत करने के लिए करता है ना। देखेंगे आगे, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या है हमारे पास है, पेंटागन डैश 5 साइड्स। क्या होगा बताएंगे यहाँ पे, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आने वाला है। तो आप बताइएगा, यहाँ पे आ जाएंगे पेंटागन के पास कितने साइड्स होते हैं, है ना? यही ना है हमसे क्वेश्चन। तो पेंटागन के पास 5 साइड्स है, तो यहाँ पे हम लोग का हैज होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये तो होगा नहीं, था के बारे में चलेगा, ये भी होगा नहीं, और ये तो आएगा ही नहीं। आगे देखेंगे, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। माई फादर हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज डैश 1980। हमारे पिता जो है कब से पढ़ा रहे हैं, मेरे पिता 1980 ईस्वी से इस कॉलेज में क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे बताइए, कब से, तो 1980 ईस्वी से। तो आंसर जो होना चाहिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सिंस होना चाहिए यहाँ पे, है ना? ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंस होगा। देखिए नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्या है, आई विश आई डैश अ किंग। आई विश आई डैश अ किंग, क्या होगा बताएंगे। आई विश आई वॉज अ किंग नहीं, आई इज अ किंग नहीं, आई वेयर अ किंग, है ना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आई वेयर अ किंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो, सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस सेम सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। देखिए क्वेश्चन क्या है हमसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि ही वॉज वॉचिंग टेलीविजन इन द मॉर्निंग। वह कब देखता है, तो आप बता देंगे
कि वह जो है सुबह टेलीविजन देख रहा था, है ना? वह सुबह टेलीविजन देख रहा था। बताइए इसका क्या हम लोग बनाएँगे पैसिव वॉइस में? और बता देंगे पैसिव वॉइस जो बनेंगे कि टेलीविजन इज़ वॉच्ड बाय हिम इन द मॉर्निंग, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होंगे? ये भी नहीं होंगे ना। टेलीविजन वाज़ बीइंग, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें आईएनजी है तो बीइंग आएगा ही और ये हैज़ बीन तो लगेगा ही नहीं। यानी ऑप्शन नंबर हमें एक ही दिखा, वो है ऑप्शन नंबर सी आपका। बीइंग वॉच्ड बाय हिम इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी होंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्रॉम द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। वी डैश फॉर एन आवर नाउ वेट। इसी वेट का आपको बताना है। क्या हुआ दोस्तों बताएंगे? हम डैश 1 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे आप बता पाएँगे कि वी शैल हैव बीन वेटिंग, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर नाउ। देखिए, नेक्स्ट है आपसे सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस, है ना? तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है आइटम्स या फ्रेजेस में। पूछा गया है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है बताएँगे पहले? कैरी आउट का मतलब होता है किसी कार्य को संपादित करना, है ना? किसी कार्य को क्या करना? संपादित करना, कार्यान्वित करना। तो क्या होना चाहिए बताएँगे? ऑप्शन है आपके पास पुट समथिंग इन एक्शन, मतलब किसी चीज़ को कार्यान्वित करना। ये तो पहला ही आंसर हम लोग का मिल गया। ऐसे दूसरा भी देख लेते हैं। टू कैरी समथिंग हैवी, मतलब कोई गंभीर बात कहना, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। कह रहा है टू इनकरेज समवन, किसी को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं। टू देनी डेमी को, बिल्कुल नहीं। आंसर हम लोग का यही निकला। देखेंगे आगे। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect। क्या है हमारे पास क्वेश्चन? I will make sure to help you, my sister said। बताइएगा क्या बनेंगे यहाँ पे? नाइटेशन है दोस्तों, तो आप बता पाएंगे यहाँ पे मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मेरी बहन ने कहा है ना? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों? माई सिस्टर, माई सिस्टर डैश दैट, यहाँ पे क्या होना चाहिए बोले? अब बताएंगे कि अश्योर्ड, या फिर यहाँ पे अश्योर्ड होगा, क्या होगा? अश्योर्ड, अश्योर्ड दैट शी वुड हेल्प मी। ऑप्शन नंबर आप बताएंगे बी करेक्ट होंगे आपके। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। देखेंगे आइटम्स या फ्रेजेस क्या है। अकीन टू, आपके ये दो क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे दोस्तों, ठीक है? फ्रेजेस से दो क्वेश्चन कंफर्म ही रहता है। अकीन टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? अकीन टू के मतलब होता है के सदृश या फिर के सामने। बताइए क्या होगा? पहला है डिफरेंट फ्रॉम, सबसे अलग क्या? सिमिलर टू समथिंग, मतलब समान। आंसर है इनडिफरेंट, मतलब उसके प्रति उदासीन होना। फिर है अटेंशन, मतलब प्रामाणिक होना। तो क्या होगा दोस्तों बताएंगे? आंसर बता देंगे सिमिलर टू समथिंग, है ना? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी डैश डेली, बताएंगे क्या होगा? सी डैश डेली, बताएंगे सी वॉक्स डेली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देखेंगे नेक्स्ट। कह रहा है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस वन सिंपल सेंटेंस। द सर्वेंट mopped the room, she found a wallet laying in the corner। क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे? कह रहा है कि नौकरानी ने कमरे में जो पोछा लगाया है उसे कोना में मिला है, वॉलेट मिला है, ठीक है ना? तो क्या होगा यहाँ पे आंसर? आंसर जो होगा यहाँ पे दोस्तों आप बता पाएंगे कि while mopping the room the servant found a wallet laying a corner। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होंगे। देखिए नेक्स्ट कह रहा है क्या? कंबाइन द
फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। देखेंगे क्या है। रॉबिन इज माय फ्रेंड, ही इज अ जर्नलिस्ट। रॉबिन मेरा दोस्त भी है और वह एक जर्नलिस्ट है। इसको कंबाइन कर दीजिए, कौन सा होना चाहिए, कंबाइन करेंगे तो रॉबिन हु इज जर्नलिस्ट एंड माय फ्रेंड, रॉबिन जो मेरा, रॉबिन वो जो जर्नलिस्ट और मेरा फ्रेंड है, यहाँ पे है रॉबिन मेरा दोस्त और एक जर्नलिस्ट भी है। तो हाँ बिल्कुल ये करेक्ट हो रहा है, आपका बी सही हो जाएगा। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये भी आपसे दो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स वाले अभी भी प्रेजेंट में भी पूछे जाते हैं ये वाले, ठीक। देखेंगे क्या है। वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, वुड यू माइंड वेटिंग अ मोमेंट, क्या होगा यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे बता देंगे दोस्तों, हमें नॉन फाइनाइट खोजना है तो वेटिंग यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। फिर से देख रहे हैं, दो क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों, है ना। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसमें बताइए। देयर वाज नथिंग फॉर हिज टू फाइट फॉर, बताइए क्या होगा दोस्तों यहाँ पे। उसके पास दुश्मन से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। तो क्या होगा यहाँ पे, आप बता पाएंगे। फाइट फॉर यहाँ पे क्या है हमारा, नॉन फाइनाइट वर्ब है। देखेंगे विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू शो एक्सट्रीमेंट, कौन सा होगा दोस्तों बताएंगे। एक्साइटमेंट कौन दिखाता है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क, तो आप बता पाएंगे। ये एक्सक्लामेशन मार्क्स जो होती है, ये जो आई की तरह होती है, आई उल्टी उल्टा होती है ना, तो इसी को हम लोग एक्सक्लामेशन मार्क्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। आइए चेंज करते हैं। ही आस्क्ड हैव यू गॉट अ लैपटॉप, उसने पूछा क्या तुमने लैपटॉप प्राप्त किया है? तो हम क्या होगा, तो क्या बनाएंगे दोस्तों बताएंगे, क्या बनाएंगे। ही वांटेड टू नो वेदर आई हैड अ लैपटॉप, आंसर हम लोग का पहला ही करेक्ट होगा, है ना। Choose the correct phrase from the given option and make a conditional sentence. If Raja goes to the park, he dash his friends. आंसर क्या बनाएंगे यहाँ पे दोस्तों, बोलिए। आंसर बनाएंगे हम लोग ऑप्शन नंबर बी। If Raja goes to the park, he will see his friend, है ना। Fill up the blank with the correct option. Once of these men dash the culprit, क्या बताएंगे यहाँ पे, आंसर होंगे वन ऑफ these men is the culprit, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, क्या है। ही प्लीज्ड मी, क्या बनेंगे इसके दोस्तों, ये बताएंगे आई वॉज प्लीज्ड विथ हिम, आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द ओल्ड मैन फेल डैश द लेडर, क्या बनाएंगे इसका। फेल अप का मतलब होता है गिरना, तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारे द ओल्ड मैन फेल ऑफ द लेडर, आंसर बी करेक्ट होगा। Choose the correct phrase from given option and make a conditional sentence. If the sun dash, I will go swimming. आंसर क्या होंगे। If the sun shines, I will go swimming. आंसर ए करेक्ट होंगे। ये बताइए ये सिंबल जो है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, अभी जस्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन करे हैं ना, इसे एक्सक्लामेशन मार्क्स कहते हैं। आंसर ए करेक्ट होगा। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द क्या कह रहा है हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ऑप्शन देखेंगे पहले क्वेश्चन कि द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग डैश, क्या होंगे यहाँ पे दोस्तों, आंसर बताएंगे। द टेक्निक ऑफ पैराफ्रेजिंग हैज टू बी प्रैक्टिस्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस, क्या है। वी वॉन्ट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू डैश इट, क्या बताइएगा दोस्तों, आंसर बताएंगे कि करेक्टली अनलेस यू अंडरस्टैंड इट, आंसर सी करेक्ट होंगे।
सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। अ क्लोज अ क्लोज सेव क्या होंगे यहाँ पे दोस्तों? अ क्लोज सेव का कहने का मतलब है बाल बाल बचना। आंसर क्या होंगे हमारा? नैरो स्केप। नैरो स्केप आंसर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। पार्ट 3 जो मैथमेटिक्स है, कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, ये बताना है। देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों? ए स्क्वायर। हम लोग ए मान लेते हैं, तो विकर्ण क्या हो जाएगा? तो √2 गुने ए हो जाएगा ना। अब हमें बोलना है क्या विकर्ण पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो पहले रखेंगे ए स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा √2 ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ए स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, और इसे करेंगे √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहेगा। ए स्क्वायर कट गया, यानी कितना बच गया? 1/2। यानी कहेंगे कि हम लोग 1:2 आया। ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट? बी बन गया आपका। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि sec a प्लस टेन ए इंटू 1 - sin a इक्वल क्या होगा आपके? क्या हो जाएगा? तो देखिए जितने भी ये है ना, जस्ट इसको अपोजिट में चेंज कर लेंगे हम लोग। क्या हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं कि सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/cos। 1/cos लिख सकते हैं, है ना। प्लस रखेंगे tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin/cos। sin/cos, है ना। ब्रैकेट में ब्रैकेट 1 - sin को हम लोग साइन रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये cos आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे हो जाएंगे हमारा 1, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन, और इधर में है 1 - sin। अब इसका क्या करेंगे हम लोग कि दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या बनेंगे हमारे पास? सीधे cos आ जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1 + sin, और इंटू में 1 - sin, ये हो जाएंगे। अब देखेंगे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर करिए एक ही रहेगा, माइनस साइन का स्क्वायर करिएगा, अपॉन में कॉस रहता है। तो 1 - sin स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर रखेंगे, अपॉन में कॉस। कॉस से कॉस एक काट दीजिए, यानी बच क्या गया? सीधे कॉस। ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या बच गया? राइट आंसर डी करेक्ट हो गया। देखिए कह रहा है एक बिंदु क्या होता है? एक बिंदु एक विमीय होता है, त्रिविमीय होता है, द्विविमीय होता है, इनमें कोई नहीं। क्या होता है बताएंगे? तो आप बता देंगे इनमें कोई नहीं होता। एक बिंदु, ये बिंदु है ना, ही इसमें लंबाई ना चौड़ाई ना ऊंचाई कुछ भी नहीं होता है, तो ये आंसर नंबर हम लोग का डी होगा। देखिए कह रहा है कि एक संख्या ए और 18 का एलसीएम 36 तथा महत्तम समापवर्तक 2 है, तो ए का हमें मान बताना है, क्या हो जाएगा? देखिए इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो यदि आपको याद होगा ना बहुत आसानी से बनेंगे। कह रहा है क्या कि ए एक संख्या है ना। तो ए एक संख्या है, एक संख्या, और दो भी एक यहाँ पे संख्या है। 18 का एलसीएम 36 तथा महत्तम समापवर्तक 2 है। ठीक है, तो ए एक संख्या हो गया। एक संख्या जो है हमारा 18 है, गुने जो ये 36 एलसीएम है हमारा, एचसीएफ क्या है? 2 है। देखिए क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, तो हमने यहाँ पे रखा है पहली संख्या, है ना, और गुने सेकेंड संख्या बराबर हमने रखा है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये होता है फॉर्मूला आपकी, बस इसी पे रखा है। अब देखेंगे ए क्या 18 से कटेगा? काट दीजिए, 18 से 2 टाइम्स में कटेगा ना, यानी ए की वैल्यू जो आ गई हमारी 4 आ गई। देखेंगे ऑप्शन नंबर, यस राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। देखिए आगे कह रहा है कि रेखीय समीकरण x + y = 10 का आलेख क्या होगा? का आलेख बताएंगे क्या होगा? इसका आलेख जो देखेंगे x + 10 तो हम लोग यदि x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यदि 1 रखते हैं तो इधर जाके घटेगा 9 आएगा। तो वैसा कंडीशन पे हम लोग यदि बनाएंगे ना, तो ये कैसे बनते आएगा? ऐसे बनेगा। क्यों? देखेंगे, क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे 10 रखते हैं, फिर इसका पहला वैल्यू 9 आता है, फिर 8 7 4 ऐसे, तो ऐसे ही तो बनेंगे ना। इसे हम लोग कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं इसे? सरल रेखा कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे वैसे कुछ नहीं जा रहा है ना, सीधे से एकदम स्ट्रेट में जा रहा है, सरल रेखा कहेंगे। दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म
2x प्लस 3y इक्वल क्या है 7 और 2ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई इक्वल 8 ये अनंत हल हो तो क्या होगा। अनंत हल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल बता पाएंगे आप। इसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन होता है a2 इक्वल होता है b1 अपॉन होता है b2 इक्वल होता है c1 अपॉन c2 होता है। यहाँ पे हम लोग रखते चलेंगे a1 का जो भी वैल्यू होगा उसे यहाँ पे फुलफिल करते चलिए। तो देखिए a1 और b2 में हम लोग रखेंगे तो यहाँ पे है 2/2a है ना। इक्वल में रखेंगे b1 में क्या है 3/a+b है ना। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 2a आएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a आ जाएगी। तो हमें क्या चीज़ का वैल्यू निकालना है, अनंत हल हो तो b बराबर 2a आएगा। यस, ऑप्शन नंबर हम लोग का बी ही दिख रहा है करेक्ट। देखिए नेक्स्ट सॉल्व करेंगे हम लोग। कह रहा है कि ये 0 0 है, ठीक है ना। ये 3 और √3 है और ये 3 और p है। एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो p का वैल्यू आपको बताना है। आइए p का वैल्यू बताते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज आपको पता है कैसे होता है। समबाहु मतलब ये तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। जैसे हमने a और b और इसका नाम c डाल दिया तो ए बी का फॉर्मूला जो होगा रूट अंडर क्या होगा दोस्तों, x2 माइनस x1 है ना। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस होता है y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ये होता है आपका, ठीक है। सबका सेम यही कंडीशन रहेगा। ए बी का वैल्यू रख दीजिए क्या क्या है, तो 3 - 0 का होल स्क्वायर होगा और प्लस √3 और -0 की होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे मेरे पास 9 और ये +3। 9 और 3 कितने हो जाएंगे 12, √12 रहेंगे। दूसरा का निकालिए, BC का निकालेंगे हम लोग। सेम यही कंडीशन करेंगे BC का। जैसे हम यहाँ पे कोई a की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, यहाँ पे बताया गया ना कि 3 और 0 है। तो आपको बताइए दोस्तों, आपको पता होना चाहिए ये x होता है ये y होता है ना, ये तो पता ही होगा तो इसमें उतनी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। अब BC सीधे हम लोग निकालते हैं। BC का वैल्यू निकालिएगा तो BC हम लोग सीधे वैल्यू रखते हैं इसका 3 - 3 का होल स्क्वायर है ना, प्लस में हो जाएंगे p माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, ये 0 तो ये 0 हो जाएगा तो इसे कोई वैल्यू नहीं, इसका सीधे रखते हैं हम लोग तो क्या हो जाएंगे p² हो जाएगा और रूट में है 3 तो ये 3 रह जाएगा, यानी हो जाएंगे हमारे पास बचेंगे p और माइनस √3 बच जाएगा, बचेगा ना यहाँ पे। अब नेक्स्ट निकालेंगे BC जैसे हो गया वैसे ही AC का भी निकालेंगे। AC का क्या हो जाएगा, AC का भी सेम फार्मूला रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3 - 0 का होल स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा p और -0 का होल स्क्वायर। सेम यहाँ पे भी निकालेंगे हम लोग तो 3 का होल स्क्वायर 9 और इधर p² रहेगा तो 9 और प्लस p² यहाँ से निकलेगा हमारा। अब जो है तीनों को इक्वल कर लेंगे हम लोग। तीनों को इक्वल करेंगे, p का वैल्यू सेम आना चाहिए क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज बोला है। आइए देखते हैं क्या होता है। p इक्वल पहला √3 आएगा, क्यों, क्योंकि ये रूट जो 12 था ये किसके बराबर होगा 9 प्लस p² के बराबर होगा तो रूट रूट से कैंसिल हो गया, यानी p का वैल्यू √3 यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड निकालेंगे हम लोग क्योंकि दो भुजाओं को हम लोग रख रहे हैं यहाँ पे। सेकंड निकालिएगा तो √12 इक्वल हम लोग करते हैं p माइनस √3 का। यहाँ पे निकालेंगे p का वैल्यू तो आपके पास आ जाएंगे 3√3। यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ पे भी डिफरेंट आया। नेक्स्ट अब थर्ड टाइम निकालेंगे हम लोग तो ये हमारे पास क्या है 9 प्लस p² रूट में है और इक्वल में है p माइनस √3। इसे सॉल्व करिएगा, ये सभी आपके वैल्यू आए हुए हैं AB BC और AC का, तभी हम इक्वल कर रहे हैं यहाँ पे। तो 9 प्लस p² इक्वल हो जाएंगे p माइनस √3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिएगा तो 9 प्लस p² और हो जाएंगे यहाँ पे p² ए माइनस बी का होल स्क्वायर रख लीजिए, a² प्लस b² माइनस 2ab है ना। तो यहाँ से सीधे आपके p के वैल्यू जो निकल जाएंगे √3 में आ जाएंगे माइनस में। तो इस तरह हमारा आंसर जो है 3 आया, p का वैल्यू आया है ना। तो हम लोग क्या बता देंगे, p का वैल्यू जो आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर जो बताइएगा वो क्या आ जाएगा, तो √3 भी रहा है, रूट माइनस में भी रहा है ना। तो आंसर हम लोग का एक ही दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर डी आपका। देखिए यदि घन की मात्रा
1728 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके किनारे की लंबाई आपको बताना है कितना होगा। देखिए, घन का पहले आयतन होता कितना है। घन का आयतन आप बता पाएंगे दोस्तों, ये होता है 6 गुने 6 नहीं, ए क्यूब होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा क्यूब होता है ना। हमारे पास घन दिया है 1728 दिया हुआ, इधर ए क्यूब इधर आएगा तो इसमें चेंज हो जाएगा ना, ये 3 में। तो आप बताएंगे कि 12 गुने 12 गुने 12, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करिएगा ना, तब ये 1728 आता है। यानी ए की वैल्यू जो आ गई हमारी 12, तो वही तो किनारा का वैल्यू पूछा है। देखिए 12 है, यस, ऑप्शन नंबर आपके राइट आंसर बी करेक्ट होंगे। कहा कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक केंद्र पर 30 डिग्री का कोण आंतरित करते हैं, तो इसकी लंबाई आपको बतानी है। लंबाई क्या हो जाएगी, देखिए आपकी लंबाई आपको पता होगा, थीटा बटे 360 टू पाई आर होता है फॉर्मूला। बस इसी पे रखेंगे हम लोग। थीटा थीटा की वैल्यू दिया हुआ 30, तो 30 रखिए, थीटा बाई 360 360 रखिए। टू है ना 2, और पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, और आर आर की वैल्यू 7 है, 7 से 7 काटिए, इससे काटेंगे तो 3 दोनों है ना, ये भी काटिए तो 6 टाइम में 2 से काटिए, 2 3 जा, और 2 से 11, यानी कितने आएगा हमें 11/3। ऑप्शन नंबर क्या दिखे, राइट आंसर बी करेक्ट। देखिए, समानांतर चतुर्भुज में किन्हीं दो आसन्न कोणों के समुद्विभाजक प्रतिच्छेदी होते हैं, कितना डिग्री पे होते हैं बताएंगे, तो आंसर बताएंगे 90 डिग्री पे। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए, माना कि एस त्रिभुज एबीसी के अर्ध परिधि पर निरूपित करें, जिसमें बी सी ए है, सी ए बी है, ए बी सी है। यदि एक वृत्त क्रमशः डी ई एफ पर भुजाएं बी सी ए बी को स्पर्श करता है, तो बी डी आप क्या होंगे, ये आपको बताने होंगे। बी डी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम लोग। पहले तो हम लोग यहाँ पे एक त्रिभुज को निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है उसके अंदर में एक वृत्त है जो सभी को स्पर्श कर रही है, ऐसे नहीं, ऐसे जो सभी भुजाओं को यहाँ पे स्पर्श कर रही है। यहाँ पे हमने नामकरण किया ए, इसका बी, इसका सी नामकरण। यहाँ पे डी को स्पर्श कर रही है, यहाँ पे ई को, यहाँ पे एफ को कर रही है। ओके, अब देखेंगे कि ये जो होगा इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। ये जो होगा इसके बराबर होगा, और यह जो होगा दोस्तों इसके बराबर में होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ से हम लोग को ये दिया हुआ है ए, ठीक है, यह दिया हुआ है बी, ठीक, और ये दिया हुआ है हम लोग को इसके बारे में ए बी, ए बी जो है हम लोग का सी दिया हुआ है, ठीक है। आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। कह रहा है कि अर्ध परिधि, अर्ध परिधि क्या होता है दोस्तों, तो अर्ध परिधि तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 होता है। बस यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, तीनों भुजाओं का योग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी अपॉन क्या हो जाएगा 2 होगा। ये अर्ध परिधि हो गया। अब जो है हम लोग कर देंगे क्या, कि बीसी को हम लोग वही, जैसे आपको बताया है ना अभी, ये जो है यहाँ पे जो वृत्त है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं। तो स्पर्श रेखाएं जब बराबर होती हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, बीसी को हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पे, कि बी डी और प्लस सी डी लिख सकते हैं, प्लस सीई प्लस सी ए सी लिख सकते हैं, ए ई प्लस ए एफ और प्लस बी एफ लिख सकते हैं। अपॉन में क्या रहेंगे हमारा 2 ही रहेगा, ये तो चेंज होगा नहीं 2। नेक्स्ट करेंगे कि बी डी और प्लस, यहाँ पे देखेंगे दो दो है, कौन कौन है, तो देखिए बी डी को हम लोग यहाँ पे बी डी प्लस सी ई है ना, प्लस सी ई लिख सकते हैं इसे भी, और ए ई, और इसे भी हम लोग ए ई लिख सकते हैं, और प्लस बी डी अपॉन में 2। देखिए बी डी यहाँ पे भी है, बी डी यहाँ पे, 2 बी डी हो गया। सी ई यहाँ पे भी है, सी ई यहाँ पे, 2 ए ई हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, सभी में लिख देते हैं बी डी प्लस सी ई प्लस ए ई अपॉन में 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो बच क्या जाएगा हम लोग के पास, कि ए ई जो होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, कि सी ई प्लस ए ई, यह जो हो जाएगा हमारा ए सी के बराबर, जो ए सी क्या है बी है, यानी हम लोग लिख पाएंगे क्या, कि बी डी और प्लस बी, यानी हम लोग लिख पाएंगे क्या, ये अर्ध परिमाप है हमारा, एस मतलब अर्ध परिमाप यहाँ पे, तो बी बराबर हम लोग लिख पाएंगे कि एस माइनस बी।
बी बराबर क्या होगा, एस माइनस बी। ऑप्शन नंबर हम लोग लिख पाएंगे यहाँ पे, राइट आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सही है बताइए, आंसर बताएंगे। यह दशमलव के रूप में अशांत अनावर्ती रहता है, मतलब कि यहाँ पे जैसे दशमलव आ गया ना, यहाँ पे ये 2 3 4 5 7 9 12 ऐसे आते रहेंगे, मतलब कोई दूसरा चीज रिपीटेड रहेगा, है ना। ये नहीं कि हाँ 1.6666 ऐसे नहीं आएगा। ओके, इसे ही कहते हैं हम लोग। आगे क्या है, यदि बिंदु ये तीनों दिए हुए हैं, संरेख है, तो a प्लस बी हम लोग को बताना है क्या होगा। आइए, जब संरेख है तब क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक क्वेश्चन रहता है ऐसा में। ओके, देखिए, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग का फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होगा, बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। लेकिन क्या होता है, फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ x1 इंटू होता है y2 माइनस y3 इंटू प्लस में होगा x2 यहाँ पे रहेगा, इसमें लिखेंगे हम लोग y3 माइनस y1 प्लस लिखेंगे x3, यहाँ पे हो जाएगा y1 माइनस y2 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा, सभी का वैल्यू पुट करते हुए, यहाँ पे सभी का दिया हुआ है। जैसे ये हो जाएगा आपका क्या, x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका y2 हो जाएगा, है ना। तो सभी का हम लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास, सीधे हम वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसका a है वैल्यू, ये b माइनस 1 हो जाएगा, प्लस x2 का वैल्यू 0 है, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 ही आएगा, तो सीधे यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेते हैं। प्लस x3 का वैल्यू है 1, है ना, यहाँ पे है 0 और माइनस b है, इक्वल 0 है हमारे पास। सॉल्व करिएगा तो कितने आ जाएंगे, 1/2 ए बी माइनस ए प्लस जीरो माइनस बी आएगा, इक्वल 0। इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 उधर मल्टीप्लाई होता है 0 ही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस बी इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि उधर भेज देंगे तो a प्लस बी और इधर ए बी रह जाएगा। तो a प्लस बी हमारा जो आ गया, क्या आ गया, ए बी आ गया। देखेंगे a प्लस बी ही तो निकाले थे, a प्लस बी ए बी आया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब देखिए, कह रहा है बहुपद दिया हुआ हमारे पास, ये इसका मूल दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो तो k का वैल्यू हमें बताना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, हम मान लेते हैं मूल a है हमारे पास अल्फा, तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा होगा ना, बस यहाँ पे रख के बनाना है हमें। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहला हम लोग निकालेंगे इसका गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, c बाई ए होता है ना, तो c बाई ए रखेंगे। c कितना हमारे पास है, अल्फा इंटू 1/अल्फा। c कितना है हमारे पास, 4k अपॉन लिखेंगे हम लोग के स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 4 से क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे, के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 4k। तो सॉल्व करिएगा तो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस में हो जाएगा 4 इक्वल 0। अब यहाँ से हम लोग गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड क्या हो जाएगा, के माइनस 2k हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2k और यहाँ पे माइनस में 2k और प्लस 4 इक्वल 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से 4k में, यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं k, तो k माइनस 2 रहेगा, यहाँ पे कॉमन हो जाएगा 2, तो यहाँ k माइनस 2 रहेगा इक्वल में 0, है ना। तो k माइनस 2 आया, k माइनस 2 आया, यानी k का वैल्यू हमारा दोनों पॉजिटिव आया है, 2 2। तो हम k का वैल्यू ही निकालना था ना, k का वैल्यू हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। कह रहा है तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपवर्जी होना चाहिए। कैसा, अपवर्जी होना चाहिए। कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदों रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ बिंदुओं की संख्या होती है, कितनी होती है, आप बताएंगे एक होती है। दो प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए उभयनिष्ठ जो बिंदुओं की संख्या होती है वो एक होती है। कह रहा है एक वॉशिंग मशीन जिसका नगद मूल्य 15,000 किस्त योजना के अंतर्गत खरीदी गई है, 2250 रुपए के तुरंत भुगतान के बाद दो समान अर्धवार्षिक किस्तों के भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक दर से प्रति छमाही संयोजित किया गया हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए, ये ऐसा एक क्वेश्चन आता है जो आपका किस्त वाला। देखिए, आइए इसे सोल्व करते हैं हम लोग।
दिया गया है वॉशिंग मशीन का जो नगद मूल्य है वो कितना है 15,000 रुपये। अब शेष राशि जो निकाल लेंगे हम लोग कितना है 15,000 में से हम लोग निकाल लेंगे 2250 को घटाइए कितना आ जाएगा आपके पास 12,750 आएगा, आएगा ना। अब जो 12,750 आ गया हमारे पास, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो रेट को आधा कर लीजिए, 8 है ना तो 8 का सीधे 4 कर लीजिए, आधा 4 ही ना होगा, 4 रख लिए हम लोग। अब जब 4 हो गया तो यहीं से रेट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हम लोग 4/100 लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाकर 4 से काटिए कितने हो जाएंगे 1/25। ये 25 में एक जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 बटे हम लोग लिखते हैं 25। यहाँ पे ये इंडिकेट करता है अमाउंट, मतलब मूलधन को, ये इंडिकेट करता है प्रिंसिपल यानी मूलधन को। ओके, अब जो है हम लोग मूलधन और किस्त की बारी है, तो मूलधन और किस्त की बारी में हम लोग सीधे अभी देखेंगे कितना 26 और 25 का रेशियो हमें मिला है ना, इसी पे बस देखेंगे, शॉर्ट तरीके से हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधे से हम लोग लिखते 25 का वैल्यू था, अब जो हो गया है 26 हो गया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या, इसमें यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 26 से तो क्या मिलता है हमें 676, और इसमें 26 से गुना करिएगा तो कितने आ जाएगा आपके पास 650 आ जाएंगे। अब यहाँ पे प्रति किस्त की जो भुगतान होगी ये कितनी हो जाएगी 625, और यहाँ पे 676 ही रहेंगे, रहेंगे ना। तो हमें निकला क्या, 2 सालों का इंक्लूड करेंगे, 1275, 1275 इक्वल कितने आ गए हमारे पास 12,500, जो हम लोग घटा के निकाले थे। तो हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है 676 का। तो 12,500 बट्टे कितने हो जाएंगे 5,000, ये आ जाएंगे हमारे पास 1275 इक्वल, यहाँ पे हो जाएंगे 676। इसे कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो हमारे पास 6760 आ जाएगा, 6760। ये किसका आ गया, तो 676 यूनिट का आ गया है, 676 यूनिट का ही निकालना था। तो कितना आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर, राइट आंसर आपका रहा है 6860, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6760 आया ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, हमने ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए आगे करेक्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 8 है, चौड़ाई 6 है, तो इसका विकर्ण बहुत ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल कितना है 8, 8 का कितना होता है 64, 6 का कितना होता है 36, दोनों को इंक्लूड करेंगे 36 और 64 कितने होते हैं 100, 100 का स्क्वायर, 100 का अंडर रूट कितना होता है 10, यानी ऑप्शन नंबर सी बताएंगे आप। कह रहा है यदि किसी बहुपद की गुणनखंड इतना दिया हो तो बहुपद का शून्य क्या होगा, शून्य बताइए क्या होगा। तो सीधे हम लोग रखते हैं x+4 इक्वल 0, यानी x की वैल्यू -4। ऑप्शन नंबर आप बता पाएंगे, राइट आंसर बी। पांच पैकेट, पांच प्रथम प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताना है आपको, क्या हो जाएगा। तो 1 से लेके 5 तक प्राकृतिक हुआ ना, सभी को जोड़ लीजिए, 5 4 9 3, 12 2 14 1 15, 15 को 5 से डिवाइड कर दीजिए कितने हो जाएंगे 3, ऑप्शन नंबर सी। एक्स का वैल्यू इतना है, वाई का वैल्यू इतना है, तो ये हमें इसका वैल्यू बताना है कितना होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग थोड़ा, जो भी दिया है हमारे पास एक्स की वैल्यू लिखते हैं हम लोग। एक्स इक्वल दिया हो हमारे पास ए कॉस थीटा, ठीक है। वाई का वैल्यू दिया है बी साइन थीटा, हमें निकालना है एक्स अपॉन ए, ये कॉस थीटा, ये हम इक्वेशन एक ले लेते हैं। वाई बाई बी हम लोग साइन थीटा कर लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं, बनाने में आसान होगा। समीकरण 1 और 2 को दोनों तरफ वर्ग करने पे और जोड़ने पे क्या आता है, तो हमारे पास आएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन आ जाएगा ए स्क्वायर, अपॉन हो जाएगा वाई स्क्वायर, अपॉन हो जाएगा बी स्क्वायर, इक्वल हो जाएगा कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, एक होता है ना। तो हमें यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएंगे, तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल कटेगा ना, तो बचेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये कटेगा तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, इक्वल में 1 रहेगा, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे हम लोग, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हमें निकाला था ना बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। देखिएगा है ऑप्शन में, तो यस ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। एक कमरे की 4 दीवारों की प्लास्टर कराने का लागत 25 रुपये है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में दो बार एक कमरे के प्लास्टर कराने की लागत क्या होगी? 2 बार कराना है। पहले तो एक बार निकाल ले, तो उसमें 2 से मल्टीपल कर लेंगे, है ना। आइए, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बताएंगे 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। बस इसी पे फॉर्मूला रखना है। कितना रुपये है? 25 रुपया दिया हुआ है हमारे। है 2 एल, एल कितना दिया हुआ है? हम मान लेते हैं 2 एल है, चौड़ाई भी 2 एल है और ऊंचाई भी 2 एल है। सभी को रखते हैं हम लोग, तो 2 एल प्लस 2 बी और इंटू 2 एच। ओके, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे हम पास? 2.2 एल प्लस बी और इंटू 2 एच रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे फिर तो 4.2 हो जाएगा। एल प्लस बी इंटू एच रहेगा इधर, तो हमारे पास आया था इसका वैल्यू कितना? 4 इंटू 2 5, यानी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 100। देखिए है क्या ऑप्शन नंबर में? यस ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर, सी करेक्ट होंगे। आगे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल दिया हुआ है 5/4, तो इनके मूलों का योग बताना है, क्या होगा? मूलों का योग कितना हो जाएगा? पहले तो इसे समीकरण बना लेंगे तभी तो मूलों का योग निकालेंगे। देखिए क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे हम लोग तो कितने बचेंगे? 4x² प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 5x² माइनस 5। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 4 और प्लस 5 इधर आ जाएगा 5x² माइनस 4x², घटाइएगा तो x² और यहाँ पे रहेंगे 5×4 = 9, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? प्लस और माइनस में 3 आ जाएंगे ना, क्योंकि अंडर रूट आएगा तो x का वैल्यू 3, प्लस में और माइनस में भी 3। तो यहाँ पे हम बता पाएंगे मूलों का योगफल क्या होता है। तो मूलों का योगफल एक आया है हमारे पास प्लस में 3 और एक आया है माइनस में 3, तो इंक्लूड करेंगे तो कितना आएंगे? 0, यानी आंसर हम लोग का क्या आने वाला है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 0। सूत्र से बहुलक निकालने के लिए वर्गों को कैसा होना चाहिए? वर्गों को कैसा होना चाहिए? तो वर्गों को अतिव्यापी होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? अतिव्यापी होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक मूल बिंदु से दिया हुआ है P इंटू इतनी की दूरी आपको बताना है मूल बिंदु से। आइए निकाल के देखते हैं इसे। तो मूल बिंदु से निकालने के लिए क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है रूट में x² और प्लस y²। बस निकालते हैं हम लोग इसे, तो कितना है? -3 का होल स्क्वायर और प्लस में 6 का होल स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा प्लस ये 36। 9 और 36 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगा? 45। 45 को और छोटा कर सकते हैं, यस 3√5 कर सकते हैं। है क्या 3√5? यस ऑप्शन नंबर आपका डी ही है। देखिए कह रहा है रमेश अपने धन का कुछ भाग 96 रुपया 9% स्टॉक पे तथा शेष भाग को 120 रुपया के 12% स्टॉक पे लगाता है। यदि दोनों स्टॉकों का वार्षिक लाभांश समान हो तो दोनों स्टॉकों में लगे धन का अनुपात हमें बताना है कितना होगा। तो हम मान लेते हैं पहला स्टॉक जो है कितना 100 रुपया मान ले, ठीक है। दूसरा स्टॉक y रुपया मान लीजिए। तब कह रहा है कि पहले स्टॉक पे जो लगा रहा है वो 9% लगा रहा है ना, बटे में कितना 96 रुपया इक्वल जो होगा दूसरा हमें वाई माने है, इस पे कितना 12% अपॉन में 100 जो कटने वाला है काटेंगे 3 से 3 तिहाई 3 से 3 चौके 4 से काटिए 25 टाइम में, अब तो कटने वाले है नहीं, तो 100 अपॉन वाई का निकाल लेंगे, इधर रेशियो ही तो निकालने थे। चलिए इसे हम लोग नहीं काटते हैं, फिर भी हमारे पास बच जाएंगे 98। ऊपर में तो कुछ नहीं बचा, नीचे में हमारे पास बचा है 75। 3 और गुने 25 तो 75 हो जाएंगे ना। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग स्कोर छोटा, तो एक्स बट्टे वाई जो हमारे निकल के आ जाएंगे 16/15 आ जाएगा। देखिए है क्या ऑप्शन नंबर 16 और 15 का रेशियो में? यस ऑप्शन नंबर आपके डी करेक्ट है। एक त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण होते हैं? कितने न्यून कोण होते हैं बताएंगे आप? 2 न्यून कोण हो सकते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे देखिए कह रहा है कि 1 प्लस कोट माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा? तो इसे सॉल्व करते हैं, कितना मान होगा?
देखिए सबको हम लोग क्या करते हैं, 1 को 1 रहने देते हैं, कॉट को हम लोग लिख लेते हैं कॉस बाई साइन, ठीक है, कॉस बाई साइन, और माइनस इसको भी लिख लेते हैं 1 बाई साइन, यहाँ पे 1 रहने देते हैं। इसे सॉल्व करिएगा तो एलसीएम हमारा साइन हो जाएगा ना, यहाँ पे लिखेंगे साइन और ये रहेगा कॉस माइनस 1, यही होगा साइन प्लस कॉस माइनस 1। सेम यहाँ पे भी इसको निकालते हैं तो 1 तो रहेगा ही, ये हो जाता है साइन बाई कॉस प्लस में ये 1 बाई कॉस, यहाँ पे कॉस एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन, और यहाँ पे रहेगा आपका प्लस में 1 रहेगा, रहेगा ना ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस है, यहाँ पे भी साइन प्लस कॉस है, यहाँ पे माइनस में 1 है, यहाँ पे प्लस में 1 है। तो बस हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे कि साइन प्लस कॉस को अलग निकाल लीजिए, 1 को अलग निकाल लेंगे। क्या ऐसे हो सकता है ना कि यहाँ पे हम लोग साइन और प्लस कॉस को ए मान लें, और यहाँ पे साइन प्लस कॉस को बी ए मान लें, और ए को बी और ए को भी बी, तो क्या हो जाएगा हमारा एक माइनस में एक प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बस यहाँ पे रखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर और माइनस एक का होल स्क्वायर तो एक ही रहेगा, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा साइन इंटू हो जाएगा कॉस, नीचे एक में साइन था एक में कॉस था, तब देखिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू तो 1 होगा, तो इसको लिखिए ही नहीं, प्लस 2ab ये लिख लीजिए 2 साइन कॉस, है ना, माइनस में 1 रहेगा अपॉन में साइन इंटू कॉस, ठीक, यहाँ पे माइनस में है ये प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए साइन और कॉस तो साइन कॉस कैंसिल, बच गया 2, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अब देखिए ये जो वैल्यू है ना, इसको पी बाई क्यू के रूप में हमें बताना है। ये रेक्टिंग को कैसे हटाएंगे, तो देखिए पहले लिखिए 0 0 1, जितना नंबर लिखा है लिख देंगे। अब रेक्टिंग को हटाने का तरीका है कि जितने पे रेक्टिंग है ना उतने 9 होते हैं, तो उतने 9 नीचे लिख लो। देखिए है क्या ऑप्शन नंबर, यस ऑप्शन नंबर आपके हैं राइट आंसर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक रैखिक समीकरण के हल ये और ये हो तो रैखिक समीकरण का रूप कैसा होगा, कैसा होगा रैखिक समीकरण का रूप दोस्तों बताइए। तो रैखिक समीकरण का रूप जो होगा y इक्वल माइनस एक्स होगा, कैसे होगा y इक्वल माइनस एक्स, तो आइए इसे सॉल्व करके रैखिक समीकरण के सामान्य जो रूप होता है ना, ये होता है y इक्वल जो होता है एम एक्स प्लस सी होता है ना। तो यहाँ पे बिंदु जब हमारा 0 0 लेते हैं दोस्तों, 0 0, तो क्या हो जाएंगे इधर 0 y, यहाँ पे m, ये 0 हो जाएगा प्लस में c, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि c इक्वल 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में देखेंगे यदि 2 और माइनस 2 लेके रहेंगे तो y इक्वल हो जाएगा एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे रखेंगे 2 इक्वल m इंटू माइनस में 2 और प्लस 0, यहाँ पे निकालेंगे m की वैल्यू -1 रहेगी। तो इस कारण हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या कि y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई की वैल्यू आ जाएगी जो हमारी माइनस में एक्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखेंगे पार्ट 4 जो साइंस से रिलेटेड है हमारा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, कौन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, तो आप बता पाएंगे यह कोयला है, बहुत प्राचीन है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है, कौन होता है, आंसर बताएंगे तंत्रिका तंत्र होता है एक्टोडर्म से। अब बताइए निम्नलिखित में कौन प्रोपोनिक अम्ल है, कौन सा है प्रोपोनिक अम्ल इसमें, तो आंसर बता पाएंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी प्रोपोनिक अम्ल है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग करते हैं, बताइए, आंसर बताएंगे नरम लोहा का, इसका करते हैं नरम लोहा का करते हैं। निम्नलिखित में से किसी द्रव का वाष्पीकरण दर सबसे अधिक है, इसका है पेट्रोल का। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है, कौन सा है, तो आंसर बताएंगे टमाटर, राइट आंसर बी करेक्ट होगा टमाटर। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फास्फोलिपिड्स की बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। पृथ्वी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताएंगे, तो मान जो हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है ना, भूमध्य रेखा पे सबसे कम, आंसर ए करेक्ट होगा। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है, कौन सा बंध बनाता है,
तो आयनिक बंध बनाता है। आंसर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणविक है? कौन एकल परमाणविक है? तो आंसर बताएंगे इनमें सभी है। हीलियम है, आर्गन है, नियोन है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो आंसर क्या बता देंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डीपीटी टीका। राइट आंसर ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? कौन नहीं हो सकता है? तो आंसर बता देंगे, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता है, बाद बाकी सभी होंगे। किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकेंड, है ना। आंसर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। देखिए, किसी वस्तु का वजन 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो सीधे से यहाँ पे 10 में से 8 घटा लीजिए, यानी 2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे हमारे। देखिए, उस अंग का नाम बताना है जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। कौन सा है बताएंगे? तो ये सभी है। 2 किडनी है, मूत्र और यूरेथ्रा है, और 2 ट्यूरेटर है। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। इसमें करता है, विद्युत सिग्नल में करता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, कैसा होता है? आंसर बताएंगे, काला होता है। किंगडम प्लैनेट में शामिल है, किंगडम प्लैनेट में जो शामिल है वो क्या है? सभी है दोस्तों, शैवाल और ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म है। पहाड़ क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए विधि को अपनाया जाता है। वो विधि को अपनाया जाता है सोपानी कृषि को। MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, वो है सोयाबीन। कौन सी है दोस्तों? सोयाबीन है। आंसर सी करेक्ट होगा, सोयाबीन। इनमें कौन सा एक लक्षण प्रभावी है? कौन सा एक लक्षण प्रभावी है? आंसर बता देंगे आप, फूलों की अक्षीय स्थिति। अब देखेंगे पार्ट 5 जो है सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में देखिए क्वेश्चन, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है लोकतंत्र को सशक्त बनाना। निम्नलिखित के फसलों में से भारत दुनिया में अग्रणी उत्पादकों का निर्यातक है, वो कौन से फसल का? चाय का है। मुद्रण की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देश में आई? कौन से देश में सबसे पहले आई? तो चीन, जापान और कोरिया में। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्रोतों से जमा होते हैं? आंसर बताएंगे, तलछटी चट्टानों से। विविध खेती होती है, खेती है। विविध खेती जो है वो है दोस्तों आपका खेती के प्रकार। आंसर ए होंगे। भारत में पहला भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था? कहाँ पे लगाया गया था दोस्तों? तो आंसर बता देंगे, दार्जिलिंग में। बिहार में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? कितने करते हैं? आंसर बताएंगे, 1/6 को। क्या हो जाएगा? 1/6 सदस्य को, मतलब विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं, है ना। और यह विधान परिषद सर्वप्रथम भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा समायोजित किया गया। संविधान जो है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग के स्थान पर रखा गया है? तो आंसर बता देंगे, 342। आंसर ए करेक्ट होगा, 342। भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति बता दीजिए कौन है? सबसे बड़ी जनजाति जो है दोस्तों, भील है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुई थी? किस उद्योग से शुरू होता है? तो यह वस्त्र उद्योग से हुई थी दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट है, इनमें से कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता है? कौन नहीं करता है दोस्तों? तो आंसर बताएगा, विविधताओं में सामंजस्य अभाव और संघर्ष। आंसर सी होगा। मापनी क्या है? मापनी यहाँ पे क्या है? तो मापनी एक अनुपात है दोस्तों। मापनी क्या है? मापनी एक अनुपात है। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो आंसर बता देंगे, यह किया गया है अनुच्छेद 40 में। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? कौन से गैस का हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। आंसर सी करेक्ट होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? कौन सी नदी पे है भाखड़ा नांगल परियोजना? सतलज नदी पे है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? बिहार के यह पटना में स्थित है दोस्तों। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? कब लागू हुआ था?
तो आंसर बता देंगे 1972 में। समुद्री मार्ग में विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? तो आंसर बताएंगे मैगलन किए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत की वित्तीय राजधानी जो है बता देंगे वो है मुंबई। ग्यासु ग्यासूप मैगजीनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना यंग यूरोप नामक समाज में किसने किया है? तो आंसर बताएंगे बर्न ने। अब देखेंगे 6 जो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये जो है हम लोग का रीजनिंग है। देखेंगे रीजनिंग में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल होता है रीजनिंग। देखिए क्या है, यहाँ पे दिया गया है ना। हमसे क्वेश्चन पूछा सीधे गया है कि कौन सी संख्या ऐसे मालिकों मतलब ये जी वाला, जी सेक्शन कहने का मतलब ये वाला सेक्शन है ना। कह रहा है कि ऐसे मालिकों जो ना तो इंजीनियर है और ना ही प्रशासक। जो ना तो इंजीनियर है मतलब इस इंजीनियर को हटा दीजिए, है ना, और इस अच्छे प्रशासक को भी हटा देंगे तो कौन बचेगा? मात्र 2, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए विकल्पों में विषम संख्या को हम विषम तत्व को बताना है। और इसमें सबसे विषम में जो विषम है ऑप्शन नंबर हम लोग का शैम्पू, बालों का तेल और पाउडर। लेकिन सौंदर्य प्रशासन सबसे अलग है। आंसर डी करेक्ट होगा। प्रश्न आकृति में कितने त्रिभुज है? टोटल आकृति को हम लोग काउंट करते हैं तो टोटल आकृति जो आ जाएंगे हमारा त्रिभुजों का 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके काउंट आप कर पाएंगे तो टोटल आपके पास त्रिभुजों की संख्या 16 आ जाएंगे। राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए हमारे पास दिया गया है क्या? कथन। कथन कह रहा है क्या? विधायक ने अपने सचिव से कहा कि हर शहर में एक इको पार्क होना चाहिए। कौन कहे? विधायक कहे। ये कथन है उनका। अब देखिएगा इको पार्क हरियाली को बढ़ाता है। इको पार्क वायु प्रदूषण को कम करने में सहायता करता है। क्या होगा बताएंगे? तो आंसर बताइएगा कि 1 और 2 इसमें दोनों निहित है। ये हरियाली को भी बढ़ता है और प्रदूषण को भी कम करता है। आंसर सी होगा। सी माता है ए की और बी की, है ना। सी माता है ए और बी की, ठीक है। तो यहाँ पे सी को हम लोग माता बनाते हैं ए और बी की। ए और बी की माता है सी। कह रहा है यदि डी पति है बी का पति है कौन? डी, ठीक है ना। सी का सी कौन है? डी का सी जो है कौन है? डी का कौन है? सी। तो आप बता पाएंगे जब इसको पत्नी बोलेगा तो इसको सासू माँ बोलेगा ना, यानी क्या हो जाएंगी? इसकी सासू माँ। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? डी करेक्ट होगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे बताना है। 748 737 715 682 638 तो क्या होगा? सभी में देखेंगे 11 का मल्टीपल। यहाँ पे 11 कम हो रहा है, यहाँ पे 22 कम हो रहा है, 33 44 तो आगे 55 कम कर दीजिए 583। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। किसी भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको क्या लिखेंगे? कैसे किया गया है? देखिए इसको किया गया है SARITA। इस तीनों को मतलब एक को एक लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, इस वाले को ये लिखा गया है। तो ये कैसे हुआ है दोस्तों? देखिए SA 19 और 1 20 तो 20 आया है। 18 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 और 9 दोनों को इंक्लूड करता है 27। 27 मतलब क्या होता है? एक ही ना होता है यहाँ पे अल्फाबेट में, तो एक आगे है। और 20 और एक 21 पे यू आता है, वैसे ही जोड़ना है यहाँ पे। 8 और 4 12, 12 मतलब क्या होता है? 12 मतलब एल से स्टार्ट होना। एल से ये भी नहीं ये भी नहीं, बस ये दो ऑप्शन है। आगे देखेंगे कह रहा है 9 ये और 18। 9 18 मतलब ए होना चाहिए, ए तो दोनों में है, ठीक है। आगे देखेंगे ए और जे। जे 10 पे होता है और 10 है 11, 11 पे के होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आ गया हम लोग का। देखिए श्रृंखला में बताना है आगे कौन सा संख्या आएगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। ऑप्शन नंबर सी बी। अब देखिए कह रहा है कथन। कुछ व्यक्ति मानते हैं कि भगवान मंदिर में होते हैं। कथन है कि भगवान को केवल मंदिर में पाया जाता है, भगवान हर जगह है। क्या होगा बताइएगा? तो आंसर बता देंगे ना तो एक और ना ही दो इसमें निहित है। आंसर डी करेक्ट होंगे हमारा। देखिए आगे कह रहा है क्या कि कथन दिया गया है क्या भारत के सभी इंजीनियर कॉलेज के लिए दाखिल का एक समान मापदंड होना चाहिए। कथन तर्क है क्या? हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। दूसरा कहना है यह संभव नहीं है। आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? करेक्ट, ना तो एक और ना ही दो होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या हम लोग के पास कि एक आवेदन नीचे दिए गए हैं शर्त के अनुसार। कह रहा है उम्मीदवार कम से कम 2 साल के कार्य का अनुभव के साथ कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी का स्नातकोत्तर होना चाहिए। दूसरा है उम्मीदवार को गणित या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर होना चाहिए और कंप्यूटर विज्ञान या
सूचना प्रौद्योगिकी में एक विषय में जो है स्नातकोत्तर या डिप्लोमा कम से कम 5 वर्षों का कार्य का अनुभव होना चाहिए। कह रहा है उम्मीदवार को कम से कम 6 साल के कार्य का अनुभव के साथ कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता वाला इंजीनियर होना चाहिए। आगे कह रहा है कि उम्मीदवार को एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातकोत्तर होना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री धारण होना चाहिए और कम से कम 3 साल तक कार्य अनुभव होना चाहिए। तो क्या है हमसे क्वेश्चन यहाँ पे किया, एक और है अभी इसमें कहा गया कि उम्मीदवार को कम से कम 1 वर्ष के कार्य का अनुभव के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातकोत्तर इंजीनियर होना चाहिए। अब प्रश्न पूछा गया है कि मीति पांडे ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन पूरा किया है, उन्हें कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री भी हासिल है, वह पिछले 7 सालों से काम कर रही है। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? आंसर होगा यहाँ पे केवल एक इसमें योग्य होगा, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिए प्रश्न और उसके कथन को हम लोग देखना है। कथन कह रहा है कि क्या भारत में पानी की निजीकरण करना चाहिए? तर्क है कि हाँ, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक कुशल है, जिससे जल का वितरण में सुधार होगा। दूसरा है नहीं, निजीकरण से जल लाभ केंद्रित होगा, जिससे पानी की लागत बढ़ेगी। हर कोई ऊंचे दामों पर पानी खरीदने में सक्षम नहीं होगा। तो आंसर हम लोग का यहाँ पे केवल 2 इसमें मजबूत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों कथन है हमारे पास, इसमें तय करना है क्या है। पहला कथन है कि समाज के सभी वर्ग योग और व्यायाम के महत्व को समझने लगे हैं। दूसरा है समाज में विशेषकर अधेड़ वर्ग के लोग में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। क्या होंगे आंसर? आंसर होगा कि कथन 2 कारण है, जबकि कथन 1 इसका जो है प्रभाव है। आंसर बी करेक्ट होंगे हमारा। देखिए यहाँ पे सिंबल के अकॉर्डिंग चेंज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि प्लस का अर्थ क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे देख लेंगे। गुणा का अर्थ क्या है, डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। प्लस का क्या है, तो यहाँ पे माइनस है। माइनस का क्या अर्थ है, तो गुना है। और डिवाइड का क्या है, तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस रख लीजिए। बस इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 15 से काटिए, ये 3 टाइम्स में है ना, और ये 2 टाइम्स में होंगे। माइनस में 7 4 जा 28 और प्लस में रहेंगे 12। दोनों को ऐड कर लेंगे पहले, तो कितने हो जाएंगे 4 और यहाँ पे 4। इसमें सब्ट्रैक्ट कर लें हम लोग 28, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 6 और ये घटाएंगे तो 1, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए कथन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, कारण है कि दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक भी बढ़ता है। तो आंसर हमारा होगा कि यदि कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की उचित व्याख्या कर रहा है, तो आंसर हम लोग का ए ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है मोहन अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलता है, दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चला, फिर जो है कि बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब उसके बाद जो है उत्तर में मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, 20 मीटर जाता है। अब वो अपने घर से किस दिशा में है? किस दिशा में है? इधर। तो ये कौन सी दिशा हो जाएंगी दोस्तों? देखिए तो ये तो आपकी कौन सी हो जाएंगी? दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर राइट आंसर डी करेक्ट होगा, दक्षिण पूर्व। कह रहा है रमेश का जन्म उसके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। उसकी उसकी माँ उसके पिता से 5 साल छोटी है, लेकिन रमेश से 20 साल बड़ी है, जो कि 10 साल वर्ष का है ना? तो पिता की शादी किस वर्ष में हुई थी, ये हमें बताना है। किस वर्ष में हुई थी देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। पिता की आयु जो है, मतलब पिता की शादी किस उम्र में हुई थी, ये हमें बताने हैं। तो दिया गया है कि रमेश का उम्र कितना है, यहाँ पे दिया गया है ना 10 वर्ष है। यहाँ पे जब रमेश की आयु 10 वर्ष है, कौन है? रमेश। ठीक है। और रमेश की माँ जो है, रमेश की माँ, उसकी उम्र जो है वो रमेश की उम्र से 20 साल ज्यादा है, तो कितने हो जाएंगे? ये 30 साल हो जाएगी उसकी माँ। अब रमेश के पिता का वर्तमान आयु निकालेंगे, तो रमेश की माँ से भी वो कितने साल बड़ा है? 5 साल बड़ा है, तो कितने हो जाएगी उसके पिताजी का आयु? पिताजी की आयु जो हो जाएंगी 35 साल हो जाएगी, है ना? हमें बताना है रमेश के पिता की शादी के समय का उम्र कितना हो जाएगा। 35 में से 10 घटा लीजिए, -2 कर लीजिए, कितने हो जाएंगे? तो आपके पास आ जाएंगे 23 वर्ष। उस समय कितने थे? 23 वर्ष के। तो ऑप्शन नंबर है क्या राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 23 वर्ष। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि दिए गए प्रश्नवाचक शब्दों में सही विकल्प का आपको चयन करना है। पत्रिका जो है संपादक से संबंधित है, तो चलचित्र किससे संबंधित है? चलचित्र जो है निर्देशक से संबंधित है। एक कार्यालय में, यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया कि एक कार्यालय में 20 लोग काम कर रहे हैं। 5 का पहला समूह सुबह 8 बजे से 2 बजे तक है, दूसरा समूह जो है 10 बजे से 4 बजे तक, तीसरा समूह जो है 12 से 6 बजे तक है। तो कार्यालय के 3 कंप्यूटर हैं, जिनमें सभी
कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं, तो निम्नलिखित में किस घंटे के दौरान जो है कंप्यूटर का सबसे अधिक उपयोग होगा? सबसे ज़्यादा उपयोग जो होगा दोस्तों, कब से होगा? तो आप बता पाएँगे इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग जो होगा 12 बजे से हो 12 बजे वाला एक ही ऑप्शन है, 12 से लेके 2 बजे तक सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है कि ए पहला पद है व और आर यहाँ पे सामान्य अनुपात है, तो जीपी का nवाँ पद हमें बता देना है, क्या हो जाएगा? तो ये तो फ़ॉर्मूला है यहाँ पे आपको बता देने हमें, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर के पावर n-1 होगा। नीचे दिए गए प्रश्न का दावा और कारण सही विकल्प हमें चुनना है। देखिए क्या कह रहा है, सचिन तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है? मैंने उसे दी थी। सोहन, वह कहती है कि दूसरी दे दो जो महंगी है। वह कहती है कि पुलिस इसे जल्दी ही ढूंढ लेगी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर होगा कथन 1 और 2 इसमें उपयुक्त नहीं है। आंसर डी करेक्ट होगा। देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि वर्णमाला में अक्षर डी और एन के मध्य में स्थित अक्षर के दाएं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बता देना है। देखिए, डी से लेकर के हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, डी के बाद क्या होगा? डी ई एफ है ना, जी एच आई जे के एल एम एन, यहाँ तक हो गए। अब कह रहा है कि इसके मध्य में स्थित, इसके मध्य में कौन होगा? मध्य के दाएं ओर से दूसरा, दाएं ओर से दूसरा कौन होगा? तो एक यहाँ से पहले मध्य में चलते हैं हम लोग, तो यहाँ से एक काटी, इधर से भी एक काटी, इधर से एक, इधर से भी एक काटेंगे, इधर से एक, तो इधर से भी एक काटे, इधर से एक, तो इधर से एक। ये मध्य आ गया। मध्य आ गया आई। अब आई से हमें जाना है दाएं से दूसरा चलेंगे तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, यानी किस पे आ गए हम लोग? के पर आ गए। तो है क्या के? यस, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। अब देखिए, नीचे दिए गए परिस्थिति दिए गए उसके साथ प्रश्न भी दिया गया है, उस परिस्थिति का अवलोकन कीजिए और विकल्प का हमें सही चुनाव करना है। आपका दोस्त नशीली वस्तुओं का सेवन करता है और आपको भी करने की दबाव डालता है, तब आप क्या करेंगे? आप तब भी सेवन करेंगे जब वह कहेगा, आप उसको मना कर देंगे, आप उसकी उपस्थिति में ही धूम्रपान करेंगे, आप उसको मना कर देंगे और कहेंगे कि आपको दमा का शिकायत है। तो आंसर जो होंगे हमारा ऑप्शन नंबर बी, आप उसको मना कर देंगे। राइट आंसर बी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है क्या कि लास्ट अभी जस्ट इसके बाद है, कुछ मुख्य विद्यमान है, कुछ मूर्ख जो है विद्यमान है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कुछ मूर्ख जो है विद्यमान है, ठीक है, बुद्धिमान है, कुछ बुद्धिमान महान है, कुछ बुद्धिमान महान है। कह रहा है कि कुछ मूर्ख महान है, कुछ मूर्ख जो है महान, बिल्कुल नहीं। सभी महान मूर्ख है, सभी महान मूर्ख, ये भी नहीं होगा। ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि आकृति में कितने वर्ग मौजूद है? आप वर्ग को काउंट कर लीजिए, बता लीजिए कितने हो जाएंगे टोटल वर्गों की संख्या जो आ जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे, 19 होंगे। राइट आंसर बी। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।